ठीक। तो हमारा आज का मुख्य टॉपिक जौहर प्रथा और सती प्रथा रहा है। दोनों ही भारतीय इतिहास परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। दोनों ही पद्धतियाँ भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी रही हैं। जहाँ पे जौहर प्रथा मुख्यतः स्त्रियों और बच्चों के द्वारा और या कभी कभी अन्य योद्धाओं के द्वारा और सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन मुख्यतः स्त्रियों और बच्चों के द्वारा विदेशी आक्रांताओं के सामने, विदेशी आक्रमण के सम्मुख अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और ख़ासकर महिलाओं के संदर्भ में अपने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ अपने सतीत्व मतलब चास्टिटी, अपने चास्टिटी को बचाने के लिए, अपनी परिशुद्धता को बनाए रखने के लिए और अपने समाज और संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखने के लिए विदेशी आक्रांताओं के सामने न नतमस्तक होकर बल्कि उसके स्थान पे अग्नि में स्वयं को झोंक कर अपने अस्तित्व को बचाने की एक प्रक्रिया रही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब विदेशी आक्रमण हुए या बहुत सारे जो अन्य बार्बरिक आक्रमण हुए, इनके आक्रमण के सम्मुख जब कोई कबीला या कोई क्षेत्र या कोई राजवंश पराजित हो जाता था, तो ऐसी कंडीशन में उनकी महिलाएं, उनकी रानियां, उनके बच्चों को विदेशी आक्रांता उठा न ले जाएं, वहाँ पे फिर अगर ले जाते हैं तो वहाँ दास बना लेते हैं, उनसे बहुत सारे घृणित कार्य कराते थे, तो उनकी सामाजिक स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, उनका नैतिक स्तर गिर जाता था। तो ऐसी पद्धतियों में इन सब के बचने के प्रयास के रूप में ये लोग क्या करती थी, अग्नि में कूद कर अपने प्राण का उत्सर्जन कर देती थी और इस प्रकार अपने सतीत्व और अपने व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व की रक्षा करती थी। इसी को प्राचीन साहित्य में जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसी को प्राचीन साहित्य में जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता है और राजपूत साहित्य में इसे साका के नाम से भी जानते हैं। साका एक पद्धति है, ठीक है। साका तो यहाँ पे चर्चा हमने किया, एक तो जौहर प्रथा में देखिएगा, एक है साका। साका यद्यपि एक साहित्यिक विधा भी है जिसे कहते हैं साका साहित्य, और साका मूलतः ऐसी भी पद्धति है जिसके अंतर्गत जो महिलाएं, जो रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में कूदकर, अग्नि में समर्पित होकर अपने प्राण विसर्जन करती थी, उनके आख्यान को गाया जाता है, उनके कीर्ति को गाया जाता है, उनके बहादुरी, उनके त्याग, समर्पण और बलिदान को जो आख्यात्मक स्वरूप दिया गया है वही आपका कहलाता है साका। जैसे कि आप पद्मिनी का जब इतिहास पढ़ते हैं, पद्मिनी का जौहर प्रथा महत्वपूर्ण रहा है, जिसका हमें उल्लेख मिलता है। बेसिकली एक साका ग्रंथ है, उसका नाम है पद्मिनी साका। तो पद्मिनी साका, इसी तरह आपका है बड़ो साका। जो बड़ो साका है, यह क्या है, बड़ो साका में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है मथुरा के क्षेत्रों में, तो मथुरा के विभिन्न गलियों में और जहाँ जहाँ पे आक्रांताओं का विरोध हुआ, प्रतिरोध हुआ, ठीक है, उसका व्यापक उल्लेख हमें बड़ो साका में प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह आपका साका साहित्य भी है। तो साका साहित्य एक प्रकार से राजपूत इतिहास लेखन की एक पद्धति भी है और साका एक प्रकार से महिलाओं से जुड़ा वह आख्यान भी है जो महिलाएं मुख्यतः अपने प्राणों का उत्सर्जन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और सतीत्व की रक्षा के लिए करती थी। तो जौहर प्रथा जो है, ठीक है, इसका जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, यह उल्लेख हमें यूनानी इतिहासकारों के सम्मुख मिलता है और प्राचीन भारत इतिहास में जौहर प्रथा का जो प्राचीनतम उल्लेख है, जौहर प्रथा का जो प्राथमिक पहला उल्लेख मिलता है, वह उल्लेख मिलता है कि जब सिकंदर के आक्रमण के समय जो अर्जुनायन जनजाति थी, सिकंदर के आक्रमण के समय जो
अर्जुनायन जनजाति थी, यहाँ की महिलाओं ने सबसे पहले जब यहाँ के पुरुष पराजित हो गए, युद्ध में नहीं जीत पाए सिकंदर के आक्रमण के सम्मुख, तो यहाँ की महिलाओं ने पहली बार भारतीय इतिहास में इस परंपरा का प्रादुर्भाव किया। एज अ पायनियर पर्सन इन्होंने शुरुआत किया और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अग्नि में कूद कर अपने प्राण उत्सर्जन कर दिया। तो भारत में जौहर प्रथा का पहला उदाहरण जो मिलता है वह अर्जुनायन जनजाति में सिकंदर के आक्रमण के समय मिलता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। अब इसका उल्लेख कौन कर रहा है समझिएगा। इसका उल्लेख एरियन ने किया है। एरियन ने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, एक तो आपका इंडिका है और एक है एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर और दूसरा इनका ग्रंथ है आपका इंडिका। तो यह एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में लिखता है, इसमें कहता है कि जो मैसेडोनिया और अर्जुनायन के बीच में युद्ध हुआ तो यहाँ के नागरिकों ने पराजय के डर से लगभग इसमें 20,000 स्त्रियाँ और बच्चों 20,000 स्त्रियाँ और बच्चों ने अग्नि में कूद के अपने प्राण दे दिए। तो इसका उल्लेख कौन कर रहा है? एरियन कर रहा है। तो यहाँ से हमें जानकारी मिला है। दूसरा जो अरिस्टोब्यूलस हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ वार नामक ग्रंथ लिखा है, अरिस्टोब्यूलस जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ वार नामक ग्रंथ लिखा है, इसमें भी उन्होंने जौहर प्रथा का उल्लेख किया है। इसी तहत पद्मिनी साका की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती में रानी पद्मिनी के जौहर का विस्तृत उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसी तहत अगर अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में जाएं तो हम तुजू के जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है, इसमें भी हम जौहर प्रथा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसमें जो जानकारी मिलती है यह मिलती है कि खाने जहाँ जो पहले हिंदू राजपूत था, बाद में मुस्लिम हो गया था, उसके घर की महिलाओं ने इस प्रथा को किया था। और दूसरा हमें उदाहरण मिलता है, वह तब का चर्चा है कि मुग़लों के समय में जब अहोम राज्य से युद्ध हो रहा था, जब अहोम मतलब आपका कश्मीर, वहाँ पे अहोम मतलब कामरूप मतलब आसाम के राजवंश, तो जो अहोम राजवंश से युद्ध हो रहा था उस युद्ध के दौरान, ठीक है, मिर्ज़ा एक थे मिर्ज़ा नथन। तो जो मिर्ज़ा नथन थे, मिर्ज़ा नथन के छावनी में ठीक है, कुछ मुग़ल महिलाएं जो थी, उन मुग़ल महिलाओं ने जौहर प्रथा किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मतलब कंसर्न यह है कि यह जो परंपरा है भले ही प्राचीन काल से अर्जुनायन जनजाति से शुरू होती है और बेसिकली यह राजपूत वंशों में राजपूत महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह राजपूतों के अलावा दूसरे लोग नहीं करते थे। लेकिन यह जो उदाहरण है यह अपवादात्मक, अगर मुस्लिमों में यह उदाहरण मिलता है तो बेसिकली एक अपवादात्मक है, वह एक एक्सेप्शनल केस के रूप में है, वह सार्वभौमिक या यूनिवर्सल नहीं है। तो बेसिकली जो है प्रथा है यह मुख्यतः तो क्षत्रियों एवं राजपूत वंशावलियों में ही प्रचलित था। तथापि अन्य राजवंशों में या अन्य शासकीय वंशावलियों में यह पूरी तरह से जो था पूरी तरह से अपरिचित भी नहीं था। तो इसका मतलब है यह परंपरा अन्य राजवंशों में, अन्य शासकीय पद्धतियों में भी प्रचलित था, लेकिन ज़्यादातर यह राजपूत वंशावलियों में और ज़्यादातर क्षत्रियों में ही यह परंपरा का प्रचलन हुआ था। आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अगर हम इस्लाम के आगमन से देखें, इस्लाम के आगमन में जो अरबों का पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ 712 में, ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम के सामने जब राजा दाहिर की पराजय हुई, तो राजा दाहिर की पराजय के बाद उनकी एक रानी थी, ठीक है, उनकी एक रानी थी जिनका नाम है रानी बाई, ठीक है, उनकी रानी, ठीक है, रानी बाई ने जौहर किया और उसके बाद, ठीक है, तो जौहर किया,
उसके बाद इनकी एक दूसरी जो रानी थी, जिनको कहते हैं रानी लाडी। तो जो रानी लाडी थी वह वे, ठीक है, पराजित हुई बाद में। और जो उनकी दो पुत्रियां थी, ठीक है, सूर्य देवी और परमाल देवी, वह उन दोनों को बाद में मोहम्मद बिन कासिम आप अरब उठा ले गए। तो वहाँ कहानी मिलती है, तो जौहर प्रथा वहाँ भी मिलता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो हमको कहाँ जानकारी मिली है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, रणथंभौर पे आक्रमण किया, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जौहर प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और खुद मध्यकालीन लेखक अमीर खुसरो ने भी जौहर प्रथा का उल्लेख किया है। और जो रानी पद्मावती का आख्यान है वो तो विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण रहा ही है। तो रानी पद्मावती का पूरा आख्यान ही हमें मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में मिलता है। हाँ, उसी तरह पद्मिनी साका में मिलता है। तो यह आख्यान तो हमें बहुत जगह मिलता है। और इनका जो कथानक है, ठीक है, पद्मावती का, यह अमीर खुसरो भी इसका उल्लेख करता है। तो कुल मिला के हमें ऐतिहासिक स्रोतों में हमें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपका प्राप्त होती है, ठीक है। इसी तरह मोहम्मद तुगलक के आक्रमण के समय काम्पिल में, ठीक है, काम्पिल जो हिंदू राज्य था, मोहम्मद तुगलक के आक्रमण के समय काम्पिल में भी महिलाओं के द्वारा जौहर प्रथा किए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसी तरह जब हुमायूं के समय में, याद होगा आपको, हुमायूं के समय जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा और उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध अपनी सहायता मांग किया, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ के अभाव में हुमायूं नहीं करते ऐसा। अंततः बहादुर शाह के आक्रमण के समय, ठीक है, ठीक, तो उस आक्रमण के समय रानी कर्णावती ने बाद में 13,000 महिलाओं के साथ, रानी कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ जौहर प्रथा कर लिया, ठीक है। तो उस जौहर प्रथा का भी हमें वहाँ पे उल्लेख मिलता है। कुल मिला के कहा सकता है कि भारतीय इतिहास परंपरा में जौहर प्रथा महिलाओं के शौर्य, महिलाओं के समर्पण, महिलाओं के आत्मत्याग और बलिदान का प्रतीक रहा है। और यह परंपरा कहीं न कहीं आगे चलकर सती प्रथा को भी आधार प्रस्तुत किया होगा। यह प्रथा सती प्रथा से भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं उस पद्धति को भी इंस्पिरेशन देता है। तो कुल मिला के जौहर प्रथा के प्राचीन उदाहरण हमें निम्न ग्रंथों में मिलते हैं और इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में जौहर प्रथा जैसी प्रथाएं चल रही थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सती प्रथा पे। सती प्रथा सती शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य पर स्थिर रहना। सती प्रथा का या सती का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य पर स्थिर रहना। यह ऐसी पद्धति है, ऐसी परंपरा या ऐसी विचारधारा है, ठीक है। सती का मतलब सत्य पर स्थिर रहना होता है। यह जो प्रथा है एक प्रकार से पति पत्नी के अविच्छिन्न संबंध को तो व्यक्त करता है। साथ ही साथ यह प्रथा मुख्यतः भी महिलाओं के आत्मत्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह कहा जाता है कि सती प्रथा का शाब्दिक अर्थ या बेसिक कंसेप्ट यह होता है कि जब कोई महिला अपने पति की मृत्यु के पश्चात धर्म के प्रति एकनिष्ठ होकर अपने उज्जवल चरित्र के द्वारा संसार में अमर होती है, अपने त्याग और बलिदान के द्वारा संसार में अमर होती है, तो यही जो महिला होती है वह सती कहलाती है। सती प्रथा के लिए प्राचीन ग्रंथों में अनेक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जैसे अन्वारोहण, सहमरण, सहगमन, अनुमरण,
पतिव्रत मगा, ठीक है, पतिव्रत मगा। और इसी तहत हम एक दो पहले इस पर देख लेते फिर आगे बताते, समझिएगा। यह जो सती प्रथा के लिए कंसेप्ट है या बहुत सारे शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो सती प्रथा का पद्धति है, इसके भी जो रिचुअल्स था, इसका जो तरीका था, ठीक है, यह तरीका भी में भी अनेक विविधता थी। जैसे अन्वारोहण का तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है अपने पति के साथ चिता पर चढ़ना, अपने पति के साथ चिता पर चढ़ना। और सहमरण का मतलब होता है अपने पिता के साथ मृत्यु को प्राप्त करना या मरना। लेकिन सहगमन का, ठीक है, यह आपका सहमरण, ठीक है, अन्वारोहण सहमरण, ठीक है। सहगमन क्या होता है? सहगमन का मतलब होता है पति का गमन करना, अनुगमन करना, ठीक है, उसके रास्ते पे चलना। और अनुमरण का मतलब होता है बेसिक तात्पर्य, अगर किसी के पति की मृत्यु विदेश में हो जाए और उस महिला को बाद में अगर सूचना मिले, उसके बाद अगर वो मृत्यु को का आलिंगन करती है, उसे कहा उस पद्धति कहते हैं अनुमरण। तो अनुमरण सहमरण की आज की जो पद्धतियां हैं, और कालिदास ने सती प्रथा के लिए पतिव्रत मगा शब्द का प्रयोग किया है। कालिदास ने सती प्रथा के लिए पतिव्रत मगा शब्द का उल्लेख किया है। इसका मतलब होता है कि इस रिचुअल्स के मानने में भी ऐसा नहीं था कि हमेशा लोग पूरी तरह से जलते ही होंगे, साथ मरते होंगे, क्योंकि सहमरण अनुगमन जो पद्धतियां हैं, ये कभी कभी ऐसा भी कहा गया है कि आगे चल के इस परंपराओं में अनेक क्षेत्रों में अलग अलग परंपराओं में थोड़े बहुत परिवर्तन हैं। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो पति के साथ मरती नहीं थी, केवल पायर जब तक उसकी चिता होती थी वहां तक चढ़ती थी, उसके उतर आती थी, ठीक है। तो एज अ रिचुअल्स, एज अ अनुष्ठान के रूप में भी इसे आगे चल के मनाया जाने लगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार पत्नी मरती ही हो, ठीक है। दूसरी बात आइए, इसी के साथ कहता है कि अगर हम इसको साउथ इंडियन के कंटेंट में देखें, तो साउथ इंडिया में जो तमिल परंपरा है, बेसिकली संगमकालीन परंपरा, उसमें आप पढ़े होंगे पत्नी, ठीक है, जो पत्नी पूजा या कड़गी पूजा, कड़गी पूजा यह भी सतीत्व का ही प्रतीक है। कड़गी पूजा या पत्नी पूजा जो है, यह भी सतीत्व का ही प्रतीक है। इसका मतलब आप पढ़े होंगे कि जो संगम काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महाकाव्य है शिलप्पदिकारम, इलांगो आदिगल ने लिखा है, ठीक है। इसे तमिल साहित्य का इलियड भी कहते हैं। तो इस ग्रंथ में उल्लेख जो आप पढ़े होंगे, इसमें जो महिला है कड़गी और उनके जो पति हैं कोवलन की कहानी है। और कोवलन को जो गलती से राजा ने, ठीक है, राजा ने मृत्युदंड की सज़ा दे दिया पायल की चोरी में। बाद में कड़गी के श्राप से, ठीक है, कड़गी जब आई और वो अपने स्वयं को सती कर लिया, भस्म कर लिया, और उन्हीं के श्राप से, ठीक है, उनके श्राप का कंसर वहाँ पे मिलता है। और साथ ही साथ बाद मिलता है कि राजा से जो सेन गुट्टवन है, चेर शासक, उन्होंने आगे चल के इन्हीं की याद में कड़गी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत की। यह पूजा मुख्यतः एक प्रकार से सतीत्व की देवी के रूप में इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, और सतीत्व के देवी के रूप में ही यहाँ पे तमिल परंपरा में इनकी पूजा की जाती है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। इसी तरह देखिए, आपको एक होता है सतीव्रता शब्द और दूसरा है सतीमता शब्द, ठीक है। तो यह दोनों शब्द भी यह इसी सती प्रथा की तरफ और महिलाओं के पूर्ण समर्पण के प्रति, ठीक है, प्रति इम्प्लाई करता है, एक प्रकार से उसके प्रति इशारा करता है। तो यह पद्धतियाँ जो रही हैं, इसीलिए आप देखे होंगे कि संगम परंपरा में जो महिलाएं सती हो जाती थी, उनकी याद में एक पाषाण स्तंभ, एक पत्थर का स्तंभ गाड़ देते थे, उसके एज ए कीपसेक, यादगार के रूप में उसको कहा गया है। आपका पढ़े होंगे बीरकल, ठीक है, उसको पढ़े होंगे आपका है आपका बीरकल के रूप में, ठीक है। तो बीरकल महान योद्धाओं की याद में भी लगता था, और सती जो महिलाएं होती थी उनके भी याद में आपका लगता था, ठीक है। तो इसका भी हमें जानकारी मुख्यतः यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ठीक है, अब जहाँ तक आते हैं हम लोग इसके अगर स्रोतों पे जाएं,
तो स्रोतों के संदर्भ में भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे स्रोत के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण परंपरा है, उनमें किसके किसके कहाँ से में साक्ष्य मिलता है। जैसे इसमें एक तो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं यूनानी स्रोत हैं। जैसे मैंने अभी अरिस्टोबुलस की चर्चा किया, जौहर प्रथा का उल्लेख किया है, साथ ही साथ इसने, ठीक है, सती प्रथा का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसी तहत अगर देखा जाए तो हमें एरियन से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, ठीक है, दूसरा उदाहरण आप आगे समझिएगा, कालिदास ने इसका उल्लेख किया ही है, कौटिल्य से भी इसका उल्लेख मिलता है, हर्षचरित में भी इसका व्यापक उल्लेख मिलता है, जहाँ हर्षवर्धन की माता यशोमती के सती होने का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री हैं, जब उनको विंध्याचल के जंगलों में दिवाकर, बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र की सहायता से खोजा गया, उस समय भी वह सती होने की तैयारी कर रही थी। इससे भी हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। अगर संगमकालीन स्रोत पर जाए तो जो आपका यहाँ पे पुरनारु ग्रंथ है, इससे शिलप्पदिकारम ग्रंथ से भी हमें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। महाभारत में कुंती और माद्री का उल्लेख मिलता है, जिसमें माद्री के सती होने का उल्लेख मिलता है, पांडु के साथ माद्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। निकोलो कोंटी से कई बार क्वेश्चन पूछा, ये कौन है? निकोलो कोंटी और बारबोसा मुख्यतः विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री हैं, और विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का पहली बार उल्लेख किसने किया है? निकोलो कोंटी ने किया, जो इटली के वेनिस के निवासी थे। तो जो देवराय के, ठीक है, देवराय प्रथम के समय में आए थे, निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का पहली बार उल्लेख किया है। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है, याद रखिएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर अभिलेखित स्रोतों में जाएं तो जो नेपाल में नेपाली परंपरा है, यहाँ पे 464 ईस्वी का जो अभिलेख मिला है नेपाल में, वह है 464 ईस्वी का। यह प्रथम अभिलेख है जो सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। लेकिन भारत में ही कई बार पूछता है बस क्वेश्चन, तो भारत का प्राचीनतम अभिलेख जो है वह आपका है भानुगुप्त का एरर लेख, जो 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सैनिक के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो एरन का अभिलेख जो है, यह भारतीय इतिहास में सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखित स्रोत है। यह भारत के इतिहास में सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखित स्रोत है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और देखिए, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, चाओजुकुआ जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं, खासकर चोलकालीन इतिहास जानने के लिए। चाओजुकुआ चाइनीज़ हिस्टोरियन हैं। इन्होंने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है उसका नाम है ली फे फू। इसका नाम है, चाओजुकुआ की किताब का नाम है ली फे फू, ठीक है, चाओजुकुआ की किताब का नाम है। चाओजुकुआ ने मुख्यतः चोल कालीन न्यायिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। दूसरा, इसने यह उल्लेख किया है कि चोल जो शासक थे, चोल शासकों की अंगरक्षिकाएँ जो होती हैं महिलाएं होती हैं। चोल शासकों की अंगरक्षिकाएँ महिलाएं होती हैं, कौन उल्लेख करता है? चाओजुकुआ, याद रखिएगा, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। दूसरा समझिएगा, यहाँ पे एक फैक्ट और समझ लीजिएगा। चाओजुकुआ कहता है कि चोल राजाओं की जो अंगरक्षिकाएँ होती हैं वो महिलाएं होती हैं, और मेगस्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षिकाएँ हैं वो महिलाएं होती हैं। तो दोनों आंसर याद रखिएगा। चाओजुकुआ ने कहा है, महिला अंगरक्षिकाओं की बात किया है चाओजुकुआ ने, यह किया है चोल काल के लिए, और मेगस्थनीज ने किया है मौर्य काल के लिए। आगे सुनिए, कहता है यह चाओजुकुआ कहता है कि चोलकालीन परंपरा के अनुसार
शासक के मृत्यु के बाद, शासक के मृत्यु के बाद, ठीक है, हाँ, उसके साथ जो अंगरक्षिकाएँ होती हैं, ठीक है, हाँ, वह भी सती हो जाती हैं या मार दी जाती है, सती हो जाती है समझिएगा, वह भी मर जाती हैं साथ में, ठीक है। तो इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख करता है आपका चाओजुकुआ। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण कि शासक की मृत्यु के बाद, हाँ, उनके साथ ये। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिएगा, निकोलो कोंटी ने जब विजयनगर साम्राज्य के बारे में उल्लेख किया, देवराय प्रथम के बारे में, तो निकोलो कोंटी कहता है कि राजा की 12,000, समझिएगा, राजा की 12,000 रानियाँ हैं, 12,000 रानियाँ हैं, जिनमें से 3,000 रानियों को इस शर्त पे रखा गया है या नियुक्त किया गया है या विवाह किया गया है कि वह राजा की मृत्यु के बाद सती होंगी। राजा की मृत्यु के बाद सती होंगी। तो महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 12,000 में 3,000 जो महिलाएं हैं या रानियां हैं वह सती होंगी। कौन उल्लेख कर रहा है? इसका उल्लेख कर रहा है निकोलो कोंटी, इसका उल्लेख कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा, यहाँ पे एक और स्रोत याद रखिएगा कि अरिस्टोब्यूलस और डियोडोरस, इन्होंने तो सती प्रथा की बात की है, लेकिन मेगास्थनीज ने सती प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं किया है। महिला अंगरक्षिकाओं का उल्लेख किया है, लेकिन मेगास्थनीज ने सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। मेगास्थनीज कहता है भारत में अकाल नहीं पड़ता, मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं है, मेगास्थनीज कहता है कि उसके बाद भारत में लेखन कला नहीं है, और मेगास्थनीज कहता है भारत में सती प्रथा नहीं है। याद रखिएगा, ये चारों हिस्टोरिकल सोर्स महत्वपूर्ण है। लेकिन डियोडोरस, जिसने किताब लिखा है आपका हिस्टोरिकल लाइब्रेरी, उसमें उल्लेख करता है सती प्रथा का, और संगमकालीन ग्रंथ मणिमेखले में भी इसका उल्लेख मिलता है, पुरनारु में उल्लेख मिलता है, शिलेपदिकारम में भी इसका उल्लेख मिलता है। चोलों में जो राजराज थे, शासक राजराज थे, उनकी जो माता हैं उनका नाम था वानमन देवी, उनके सती होने का उल्लेख मिलता है। इसी तरह राजेंद्र प्रथम की जो रानी हैं, राजेंद्र प्रथम चोल शासक जिसे दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, तो राजेंद्र प्रथम की रानी जो हैं वीर महादेवी, उनके भी सती होने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यह याद रखिएगा। अच्छा, अब चाओजुकुआ पे एक क्वेश्चन हो जाते हैं। चाओजुकुआ एक बड़ा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देता है। चाओजुकुआ कहता है जो मेडागास्कर द्वीप समूह है, मेडागास्कर द्वीप समूह है हिंद महासागर का, वो कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा जाइंट बर्ड पाया जाता है, ठीक है, एक दानवी प्रकृति का या अद्भुत प्रकार का एक बर्ड चिड़िया पाया जाता है जो ऊँट को निगल जाता है, यद्यपि यह जानकारी अतिरंजित लगती है, ठीक है, लेकिन इसका उल्लेख चाओजुकुआ करता है। तो आपसे तो हिस्टोरिकल सोर्सेज पूछा सकता है, तो याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। अब हम लोग फिर आते हैं आगे। अब मेरा मतलब समझिएगा कि जो सती प्रथा की परंपरा है, यह न केवल भारत में प्रचलित थी, बल्कि हमें तत्कालीन अगर उल्लेखों में देखें, हिस्टोरिकल सोर्सेज को एनालाइज करें, तो हम पाते हैं कि म्यांमार में, कंबोडिया में, बर्मा में, जावा में, सुमात्रा में, श्रीलंका में भी थोड़े बहुत मात्रा में हमको सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर यह भारतीय परंपरा रही है। लेकिन यह परंपरा ऐसा नहीं है कि विश्व के अन्य देशों में या अन्य संस्कृतियों में पूरी तरह से अप्राप्त हो या पूरी तरह से अपरिचित हो, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अपवादात्मक रूप से ही मिलता हो, लेकिन अन्य संस्कृतियों में भी हमें यह प्राप्त होता है। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में जो सती प्रथा का हमें उल्लेख मिलता है, यह उल्लेख मुख्यतः कश्मीर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कश्मीर में सती प्रथा का व्यापक उल्लेख था। कश्मीर के इतिहास में जहाँ पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में सती प्रथा का व्यापक उल्लेख मिलता है। और यहाँ तक कि इसमें कहा जाता है, ये कहा गया है कि वहाँ पे राजकुल के साथ, जब राजा की मृत्यु के बाद राजकुल के साथ साथ जो महत्वपूर्ण रानियाँ हैं, उनको तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जो हार्लट्स हैं, प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, बेस्याएँ हैं, जो उनके किप्स हैं, रखैल हैं, वह भी राजा के साथ सती हो जाती हैं। तो ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ, राजकुल वाले व्यक्तियों के साथ लोग सती हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि राजा महाराजा और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में यह परंपरा मुख्यतः अधिक मान्य थी, अधिक रूप से प्रचलित था। और वास्तव में
सती सिस्टम जो है या जौहर प्रथा, मैंने कहा कि ज़्यादातर उच्च घरानों में ही ज़्यादा प्रचलित था, यद्यप अन्य में भी प्रचलन इसका व्यापक था, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं परंपराओं में प्राप्त होता है। अच्छा, अब आगे समझिएगा। अब अगर हम आगे चलें तो थोड़ा सा मध्यकाल की तरफ चलें तो देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में या थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, और दो चाहिए क्वेश्चन आपको। जो सती प्रथा का मूल कारण था धार्मिक अंधविश्वास, बर्बरता, मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप यह अधिक बढ़ता है, यह अधिक आगे बढ़ता है। जहाँ तक इसके समर्थक इतिहासकार हैं उसमें आंगिरस हैं, प्राचीन जो स्मृतिकार, धर्मसूत्रकार हैं आंगिरस, हारीत, अपरार्क और विज्ञानेश्वर, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया है। याद रखिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से सती प्रथा के समर्थक कौन कौन हैं या कौन नहीं हैं। तो हारीत, अपरार्क, ये सब क्या हैं, सती प्रथा के समर्थक विद्वान हैं। और ठीक है, दूसरा देख लीजिए, विरोधी में देख लीजिए, बाणभट्ट ने इसका विरोध किया है, मेधातिथि ने विरोध किया है, शूद्रक ने विरोध किया है, देवर्ण भट्ट ने भी इसका विरोध किया है इस पद्धति का। ठीक है, तो मतलब एक तो पूछेगा निम्नलिखित में कौन कौन से विरोधी हैं और कौन कौन से समर्थक विद्वान हैं, तो इस दृष्टिकोण से आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अभी हम और डिटेल चलते हैं। आधुनिक भारत से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आधुनिक भारत की तरफ पढ़ते हैं जब, ठीक है, तो आधुनिक भारत के संदर्भ में देखते हैं कि इस प्रथा का जो व्यापक प्रचार प्रसार मुख्यतः मध्यकाल में और एट द टाइम ऑफ रेनेसां के समय व्यापक रहा, जो भारतीय रेनेसां है मुख्यतः। क्यों रहा? क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि एक तरफ तो मुस्लिम आक्रमण, धार्मिक अंधविश्वास, बार्बरिक नेचर आज तो महत्वपूर्ण स्रोत थे ही या महत्वपूर्ण कारक तो थे ही थे। दूसरी बात कहा जाता है कि इस समय जो स्त्रियों के अधिकार, स्त्रियों के उत्तराधिकार नियम और जो उनसे संबंधित अन्य नियम कानूनों की श्रृंखला या नियम कानून के संदर्भ में जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों का, उन विचारधाराओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संदर्भ में कहा जाता है जैसे कि दो महत्वपूर्ण विचारधारा का विकास हुआ। एक था आपका दायभाग स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा है मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। दायभाग जीमूत वाहन ने लिखा है, और मिताक्षरा आपका विज्ञानेश्वर का है। मिताक्षरा में 15 प्रकार के दासों का भी उल्लेख मिलता है, 22वीं शताब्दी ग्रंथ है। अब समझिएगा, दायभाग जो विचारधारा है यह मुख्यतः किन क्षेत्रों में प्रचलित थी? यह आपका मुख्यतः है जो विचार है दायभाग स्कूल ऑफ जो थॉट है, यह मुख्यतः इस विचारधारा का विकास कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है पूर्वी भारत में, असम और बंगाल में। तो हो गया बंगाल, असम और पूर्वी भारत। ऐसे पूछेगा किन क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार नहीं था या इसका प्रभाव नहीं था? असम और पूर्वी भारत। बंगाल, असम और पूर्वी भारत में दायभाग की विचारधारा प्रचलित थी, और अन्य क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में, ठीक है, और अन्य क्षेत्रों में मिताक्षरा की विचारधारा थी। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है, याद रखिएगा। मिताक्षरा का अंग्रेजी अनुवाद कोलब्रुक ने किया है द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से, ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से इसका अनुवाद किसने किया है? कोलब्रुक ने। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी पर एक टीका लिखी गई है, ठीक है, इसी पर एक टीका लिखी गई है जिसे विश्वेश्वरा ने लिखा है, उसका नाम है सुबोधिनी। इस पर एक टीका है जिसका नाम है, पूछेगा किसकी टीका है या किसने लिखा है? सुबोधिनी। किस पे टीका है? सुबोधिनी मिताक्षरा पे लिखी गई एक टीका है जिसे लिखा है विश्वेश्वरा ने, ठीक है। और कोलब्रुक ने इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इसके नाम से किया है। अब आते हैं मूल विचारधारा पर। दायभाग और जीमूत वाहन का जो विचारधारा है, इस विचारधारा को
बंगाल के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सती प्रथा के प्रचलन का मुख्य कारण माना जाता है और मुख्य जो ओनस जवाबदेही है इसी ग्रंथ को, इसी विचारधारा को दिया जाता है। अब यह मुख्यतः विचारधारा समझिए, यह मुख्यतः विचारधारा आपका है क्या, ठीक है। तो विचारधारा यह है कि दायभाग स्कूल ऑफ थॉट कहता है, समझिएगा, दायभाग स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही संपत्ति का बंटवारा किया सकता है। तो यह है पिता की मृत्यु के पश्चात ही संपत्ति का बंटवारा किया सकता है। और मिताक्षरा कहता है कि जीवन काल में बंटवारा किया सकता है। अब दोनों में अंतर क्या समझिएगा, यह कह रहा है कि मान लीजिए जो उत्तराधिकार है यह पिता के जीवन काल में ही पुत्र को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि किसी पिता के 2, 3, 4 पुत्र हैं, तो होता क्या था कि अगर संपत्ति का बंटवारा जीवन काल में हो गया तो विवाद खत्म हो जाता था, ठीक है। आगे चल के किसी को भी लाभ प्राप्ति या किसी को दूसरों का शेयर अधिग्रहण करने की इच्छा नहीं रहती है, ठीक है। तो मिताक्षरा थाट ऐसा ही था। दायभाग ने क्या कहा कि मृत्यु के बाद ही संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जिनके यहाँ जो भी व्यक्ति जब मर जाता था तो क्या था, उसकी संपत्ति का बंटवारा होता था भाइयों में। जब बंटवारा होता था तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति को एक लेने के लिए, संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए जो परिवार के अन्य लोग होते थे वे विधवा को सती होने के लिए, ठीक है, सती होने के लिए इंस्पायर करने लगते थे, उसको प्रम्प्ट करने लगते थे, उसको इनकरेज करने लगते थे। तो ऐसी पद्धति में क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में, बंगाल, असम और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सती प्रथा बड़ी तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। तो कुछ सामाजिक उलाहना, ठीक है, कुछ सामाजिक परंपराओं की बात करके, कुछ उसका आख्यान देकर, उसका व्याख्यान देकर, उसको इंस्पायर करके सती होने के लिए विधवाओं को मजबूर किया जाने लगा। तो ऐसी कंडीशन में इसीलिए जो दायभाग स्कूल ऑफ थॉट है इसको बंगाल आदि के क्षेत्रों में सती प्रथा फैलाने का मुख्य दोषी माना जाता है, ठीक है, मुख्य दोषी इसको माना जाता है। तो यह आपका है। अब आगे आइए, अब ठीक है। तो ये सती प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित हुआ और आगे चलकर सती प्रथा का फिर क्या हुआ कि लगातार इसका विरोध भी किया जाने लगा। इस पद्धति के खिलाफ धीरे धीरे, इसकी अप्रासंगिकता के खिलाफ धीरे धीरे आंदोलन भी शुरू हो गया। और इसी कंडीशन में राजा राम मोहन राय का व्यापक आंदोलन चलता है सती प्रथा के विरुद्ध में। यद्यपि यह नहीं है कि सती प्रथा के लिए केवल इंडियन रेनेसां के पीरियड में, भारतीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया के समय ही राम मोहन राय आदि के द्वारा प्रयास किया गया, बल्कि अन्य लोगों ने भी इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। और इस प्रयास की जो प्रक्रिया है, जैसे कहा जाता है कि कुछ मध्यकालीन इतिहासकारों ने, कुछ मध्यकालीन राजा महाराजाओं ने भी इसके लिए कार्य किया। पुर्तगालियों में अल्बुकर्क ने 1510 में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। 1510 में अल्बुकर्क ने लगाया। इसी तहत अकबर ने भी सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। तो ऐसा नहीं है कि अनेक लोगों ने इस पे काम शुरू में किया था, यद्यपि किसी विशेष कानूनी प्रावधान के अभाव में यह प्रथा अनवरत चलती रही, यह रोका नहीं जा सका। तो ऐसे कंडीशन में चलकर जब पुनर्जागरण की प्रक्रिया आई और उस प्रक्रिया के तहत जब राम मोहन राय ने इसके खिलाफ मुख्य बेड़ा उठाया, क्योंकि कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु के पश्चात उनकी जो भाभी थी उनको ज़बरदस्ती सती कर दिया गया। इस घटना से वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद ही उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया और सती प्रथा के लिए एक जनमानस का संगठन बना के उसके खिलाफ लगातार असंतोष और आक्रोश व्यक्त करके उसकी अप्रासंगिकता पर, उसके इररिलेवेंस सिस्टम पे आज पर उन्होंने लगातार कुठाराघात करना शुरू कर दिया और इसके माध्यम से विरोध की प्रक्रिया आगे बढ़ी। राम मोहन राय ने जब जितना सती प्रथा का जो व्यापक विरोध किया, वह मुख्यतः इसके लिए अपने पत्रिका संवाद कौमुदी में लगातार लेख लिखते थे। तो सती प्रथा का सबसे बड़ा समर्थक पत्रिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा, संवाद
संवाद कौमुदी सती प्रथा का सबसे ज़्यादा सती प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध इसी में किया जाता था। यह राम मोहन राय की पत्रिका थी। आगे समझिएगा। जबकि सती प्रथा के लिए जो इंडियन रेनेसां के समय में जो महत्वपूर्ण समर्थक इसके हुए, प्रारंभ में तो आंग्रेस हारित अपराध के सब हुए, लेकिन आधुनिक भारत में कौन हुए? आधुनिक भारत में सबसे बड़े समर्थक थे आपके राधाकांत देव। राधाकांत देव जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है धर्म सभा। यह संगठन बना था 1830 में, और इस संगठन की एक पत्रिका थी जिसका नाम था चंद्रिका। यह पत्रिका कई बार पूछता है, चंद्रिका पत्रिका किसकी है? यह आपका है राधाकांत देव का। राधाकांत देव ने इस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का लगातार समर्थन किया और सती प्रथा को समाप्त होने का विरोध लगातार करते रहे, समाप्त न हो। राधाकांत देव के साथ महाराजा काली कृष्ण भी थे। इसी तरह आपका बीसी बनर्जी भी इसमें इसका समर्थन करते थे, और यह प्रक्रिया समझिए चलती रही। इसके बाद यहाँ तक कहा जाता है कि जब राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा समाप्त के लिए प्रावधान किया गया। सती प्रथा के विरुद्ध जब कानून बनाया गया तो इस कानून का, ठीक है, याद रखिएगा, इस कानून का प्रथम दृष्टया तो विरोध किया खुद राजा राम मोहन राय ने। समझिएगा फिर से, राम मोहन राय ने सती प्रथा के अधिनियम को, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन किया, सबसे ज़्यादा प्रयास किया। लेकिन जब विलियम बेंटिंक ने इसके लिए कानून बनाया 1829 में, तो इस कानून का भी विरोध सबसे ज़्यादा किसने किया? आपके राम मोहन राय ने ही किया। क्यों किया? राजा राम मोहन राय यह चाहते थे कि सती प्रथा कानून के माध्यम से न समाप्त हो। अगर यह कानूनी प्रावधान के माध्यम से समाप्त होगा तो निश्चित तौर से क्या होगा? यह भयवश जनता जब तक भयवश इससे दूर भागेगी, तब जनता के दिल में इसके प्रति आस्था नहीं आ पाएगी सती प्रथा समाप्त करने के लिए। वह चाहते थे जनमानस अपनी इच्छा से, अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से, जनमानस, ठीक है, हाँ, जनमानस मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण इस पद्धति से स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से, अगर नेचुरली खुद जनमानस अपने माध्यम से सती प्रथा को छोड़ देगा तो यह प्रथा कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कानून के द्वारा ऐसा होगा तो सती प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए राम मोहन राय ने इस कानून का विरोध किया था। लेकिन याद रखिएगा, सती प्रथा के कानून का विरोध किया था। सती प्रथा का लगातार इन्होंने सती प्रथा के कानून का विरोध किया, उन्मूलन के कानून का, और सती प्रथा पद्धति का भी इन्होंने विरोध किया लगातार। याद रखिएगा दोनों कंसेप्ट। दूसरा समझिएगा, और सती प्रथा किसी भी तरह समाप्त न हो, चाहे कानून के द्वारा या किसी के द्वारा न समाप्त हो, ये कौन बात करते थे? ये बात करते थे आपके राधाकांत देव। राधाकांत देव ने जब विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को नियम 17, याद रखिएगा नियम 17, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नियम 17 के माध्यम से जब इसे समाप्त किया तो राधाकांत देव ने भी विरोध किया। इन्होंने कहा सती प्रथा समाप्त ही नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, और इसके लिए राधाकांत देव चले गए प्रिवी काउंसिल लंदन में केस लड़ने चले गए इसके खिलाफ। कहे सती प्रथा समाप्त नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कौन गया था? आपका राधाकांत देव गए थे। ये कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल में इसके खिलाफ गए थे। ठीक है, तो इन सब के प्रयासों के फलस्वरूप याद रखिएगा, तो आप समझिएगा इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो प्रावधान आए, ठीक है, वह प्रावधान मुख्यतः सबसे पहले 1812 में आया, फिर 1817 का रेगुलेशन बनाया गया। इन दोनों रेगुलेशन में, ठीक है, ये दोनों रेगुलेशन ब्रिटिश काल में आया है, और इस रेगुलेशन में, ठीक है, 1812 के रेगुलेशन में 16 वर्ष से कम की महिलाओं, गर्भवती आदि को सती प्रथा के लिए प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंध लगा दिया कि 16 वर्ष से कम की कन्या और जो गर्भवती कन्याएं हैं वो सती न हो। दूसरी बात समझिएगा, 17 में जब अधिनियम आया तो उसमें कहा कि कम उम्र की, ठीक है, कम उम्र के जो कन्या हैं, ठीक है, उनके सती प्रथा पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ये सब प्रावधान बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे, तो ऐसे कंडीशन में फिर बाद में जाकर
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में नियम 17 के माध्यम से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। और यह प्रतिबंध कहाँ पहली बार लागू हुआ था? केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में। याद रखिएगा, केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में, हर जगह नहीं। आगे चलकर यह 1830 में मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। आगे चल के 1830 में यह बंगाल प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में आगे चल के लागू हुआ, लेकिन पहली बार केवल याद रखिएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू हुआ है, मद्रास और बम्बई बाद में। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1987 में सती प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया, जो 1988 से लागू हुआ। लेकिन इन सब प्रावधानों के बावजूद भी वर्तमान 21वीं सदी तक हमें सती प्रथा के कहीं न कहीं छिटपुट उदाहरण मिल ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 1987 में एक उदाहरण मिला, जो कि राजस्थान में एक महिला थी राज कंवर, उनके सती होने का उनका नाम था रूप कंवर, तो उनके सती होने का हमें उल्लेख वहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ हमें 2002 में मध्य प्रदेश में भी एक 65 वर्षीय महिला के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो कुल मिला के सती प्रथा के छिटपुट उदाहरण, लेकिन वर्तमान के जो उदाहरण बेसिकली वह अपवादात्मक हैं, वो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं। वह पूरी तरह से अब सामान्यीकरण के आधार पर जनरलाइजेशन के रूप में सती प्रथा लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, लेकिन तथापि अभी छिटपुट उदाहरण कहीं न कहीं हमें यह प्राप्त हो जाते हैं। तो कुल मिला के सती प्रथा और जौहर प्रथा का जो कंसेप्ट रहा है वह भारतीय ऐतिहासिक पद्धति में, ठीक है, महिलाओं के से संबंधित पद्धतियाँ रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यह प्रथाएँ वर्तमान 21वीं सदी के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रथाएँ अमानवीय लगती हैं, यह प्रथाएँ पूरी तरह से अनुचित भी लगती हैं। लेकिन अगर तत्कालीन परिवेश को देखा जाए तो कभी कभी एक कहावत है कि ऐतिहासिक मान्यताएं जो होती हमेशा बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। तो हमको इनका मूल्यांकन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सती प्रथा और जौहर प्रथा की जो परंपराएं हैं किस सामाजिक परिवेश में रही हैं, उस सामाजिक परिवेश की उस समय आवश्यकता क्या थी, क्या सती प्रथा अपरिहार्य था कि नहीं, क्या सती प्रथा केवल और केवल गलत ही था। तो कभी कभी सती प्रथा या कभी कभी जो आपका जौहर प्रथा है यह सामाजिक मजबूरी भी था। कभी कभी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए, विदेशियों के हाथ में न जाने के लिए जो बार्बरिक परंपराएं मध्यकाल में चली, जो बहुत सारे बर्बर मुस्लिम आक्रमण हुए, उनमें कभी कभी यह पद्धति जो है श्रेयस्कर भी समझा गया। तो हम पूरी तरह से अगर इतिहास को वर्तमान के चश्मे से देखेंगे, वर्तमान परिवेश के आधार पे 21वीं सदी के आधार पे इसकी अगर व्याख्या करेंगे तो निश्चित तौर से इसका व्याख्या भी पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ तरीके से ऑब्जेक्टिव वे में नहीं हो पाएगा। वास्तव में हर परंपराएं अपने देश काल और परिवेश के अनुरूप महत्ता रखती हैं। उनका इंटरप्रिटेशन भी, उनका एनालिटिकल जो मेजरमेंट हो वह भी उसी दृष्टिकोण से, उसी पद्धति में और उसी परिवेश में जाके किया जाना चाहिए। यद्यपि यह परंपराएं वास्तव में अंततः उचित नहीं कही जा सकती हैं, मानवीय दृष्टिकोण से नहीं कही जा सकती हैं कभी भी, लेकिन कभी कभी मजबूरीवश उस परिवेश में हो सकता है कभी यह घटना श्रेयस्कर भी रहा हो, यह ऑथेंटिक भी हो सकता है कि यह कभी कभी प्रॉपर भी रहा हो, लेकिन फिर भी यह परंपराएं उचित नहीं कही जा सकती अंततः। ठीक है।